जो अगले टाइप जो है म्यूटेशंस की वो है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। म्यूटेशंस के कारण जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में चेंज आती है उसके बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन। और पहली क्लासिफिकेशन जो है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स वो है मिससेंस म्यूटेशंस। म्यूटेशन डीएनए में किसी भी कारण से हो, चाहे वो केमिकल से हो, चाहे वो रेडिएशन से हो, चाहे वो फिजिकल फैक्टर से हो, एनवायरमेंटल फैक्टर से हो, जब भी ये डीएनए में चेंज आएगी तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो उस कोडोन से कोड होता था उसकी जगह म्यूटेशन के कारण दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। तो कोडोन जब चेंज हो जाएगा तो जो पहले अमीनो एसिड प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होता था उसकी जगह दूसरा अमीनो एसिड जो है वो आ जाएगा। चेंज मीनिंग ऑफ कोडोन और फर्स्ट अमीनो एसिड जो था उसकी जगह म्यूटेशन के कारण ये सेकेंड अमीनो एसिड जो है वो आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जो प्रोलीन के लिए कोडोन है वो है ट्रिपल सी। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा तो ट्रिपल सी की जगह अगर CAC आ जाएगा तो ये प्रोलीन की जगह हिस्टिडीन अमीनो एसिड। तो ट्रिपल सी जो प्रोलीन के लिए है उसके जब एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ बीच वाला तो वो बन गया CAC। तो बजाय वो प्रोलीन के वो हिस्टिडीन के लिए। वैसे ही ट्रिपल ए जो है ये ट्रिपल ए जो है ये लाइसिन के लिए है। और जब ये ट्रिपल ए वाला जब हमने ट्रांजिशन की बात की थी तो AT जो था वो GC में चेंज होगा। तो ये ए जो है उसकी जगह G आ जाए जब एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से रिप्लेस हो जाए। एडेनिन जो है रिप्लेस होगी गुआनिन से ट्रांजिशन। तो अगर ये ट्रिपल ए की जगह ये वाला पहला जो है ये गुआनिन से रिप्लेस हो जाए तो ये ग्लूटामिक एसिड के लिए होगा। तो म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ और उसके कारण जो मीनिंग है कोडोन का वो चेंज हुआ। जिस अमीनो एसिड के लिए वो कोडोन था उसकी जगह दूसरा अमीनो एसिड जो है वो आ जाएगा। तो ट्रिपल सी प्रोलीन के लिए बीच वाला जो है वो एडेनिन आ गया तो ये हिस्टिडीन के लिए हो गया। ट्रिपल ए लाइसिन के लिए पहला जो है वो G से रिप्लेस हो गया तो GAA आ गया तो ये ग्लूटामिक एसिड के लिए हो गया। तो सेंस जो है उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। वन अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड अमीनो एसिड। और ये ट्रांजिशन हुई कि एक जो एडेनिन है वो ग्लाइसिन से रिप्लेस हो गई और जब एडेनिन ग्लाइसिन से रिप्लेस हुई तो वो ट्रांजिशन हो गई और इसको कहते हैं हम मिससेंस म्यूटेशंस। दूसरी म्यूटेशन इस टाइप में है थर्मल सेंसिटिव और TS इज थर्मल सेंसिटिव म्यूटेशंस। ऐसी म्यूटेशंस में क्या होगा कि अगर एक प्रोटीन 30 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिव हो तो जब उस प्रोटीन में म्यूटेशन होगी जो अमीनो एसिड जब चेंज हो जाएगा म्यूटेशन के कारण पहले डीएनए में
फिर वो मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड शिफ्ट करेगा और प्रोटीन बन जाएगी। तो उस म्यूटेशन के कारण जो डीएनए में हुई, मैसेंजर आरएनए में आई और उसके बाद अमीनो एसिड सीक्वेंस जो चेंज हुआ न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के कारण, तो उसमें क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी हीट के लिए है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर ये प्रोटीन 30 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव हो, तो जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो इसका एक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्टिव प्रोटीन होगी और जब म्यूटेशन होगी तो हाई टेम्परेचर पे वो इनएक्टिव हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। जो तीसरी टाइप जो है उसको कहते हैं हम नॉनसेंस या चेन टर्मिनेशन म्यूटेशंस। नॉनसेंस और चेन टर्मिनेशन म्यूटेशंस, ऐसी म्यूटेशंस में जब भी वाइल्ड टाइप में न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन होगी, तो बजाय वो ट्रांसफर आरएनए से वो कोड जो है वो डिटेक्ट हो, तो जो चेंज होगा कोडोन वो ट्रांसफर आरएनए से रीड नहीं होगा, बल्कि वो रिलीज फैक्टर द्वारा रीड किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो कोड है नॉट रेड बाय एनी ट्रांसफर आरएनए बट रेड बाय रिलीज फैक्टर्स, जिनको कि प्रोकैरियोट्स में RF1, RF2, RF3, ये तो है प्रोकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर्स, और यूकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर RF ही होगा। तो ये जो रिलीज फैक्टर है उस कोड को वो रीड करेंगे, और जब ये रिलीज फैक्टर रीड करेंगे तो वो चेन बजाय वो इलोंगेट हो, तो उस चेन की प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रही है उस चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमीनो एसिड को प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा। उस कोड को कोई भी ट्रांसफर आरएनए रीड नहीं कर पाएगा, तो वो रिलीज फैक्टर जो है वो चेन की टर्मिनेशन कर देंगे। तो क्योंकि वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए नहीं है वो कोड, इसलिए उसको नॉनसेंस कोड या चेन टर्मिनेशन कोड कहेंगे। और ऐसी म्यूटेशन जो इनको कॉज करती है उसको कहेंगे हम नॉनसेंस म्यूटेशंस या चेन टर्मिनेशन म्यूटेशंस। एग्जांपल लेते हैं। अब ये 3 कोडोन्स हैं जिनको हम नॉनसेंस कोडोन्स या चेन टर्मिनेशन कोडोन्स कहते हैं। वो हैं UAA, UAG और UGA। तो ये UAA, UAG और UGA चेन टर्मिनेशन या नॉनसेंस कोडोन्स है। अब इसमें ये U क्यों आया है? आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, इसलिए जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो लिंकेज बनती है ए और टी में और टी और ए में। जब इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ए के पैरेलल यू आएगा, थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। तो जो 5वां बेस है यूरासिल वो आरएनए में होगा, मैसेंजर आरएनए में होगा और वो थाइमीन
टी जगह आएगा, तो जहां जहां टी था डीएनए में वहां वहां पर यू आएगा मैसेंजर आरएनए, तो ए के पैरेलल यू आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में जब ये ट्रांसक्रिप्शन हुई तो डीएनए में ये ATT था, ये ATC था और ये ACRT था। डीएनए जो है उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ATT, ATC और ACT है। तो जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए बनेगा, तो ए के पैरेलल यू आएगा, यूरासिल, थाइमिन के पैरेलल ए आएगा, थाइमिन के पैरेलल ए आएगा, ए के पैरेलल यू, टी ए सी जी, ए यू सी जी और टी ए, तो ये आरएनए आएगा। और ये जो है वो कोड। अब जब ट्रांजिशन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, तो इसमें क्या होगा? अब लाइसिन का जो कोड है वो है AAA। अब अगर पहला बेस रिप्लेस हो जाए, ये मैसेंजर आरएनए पे AAA जो जेनेटिक कोड है वो लाइसिन के लिए है। अगर पहला न्यूक्लियोटाइड ए की जगह यूरासिल हो जाए और बाकी वैसे के वैसे ही रहें, ये पहले वाला वैसे ही, अगर इसमें ये जो सेकंड है ये भी चेंज हो जाए, तो ये यू जी और ए हो जाए, तो ये भी चेन टर्मिनेशन कोडोन है। और क्योंकि ये ट्रांसफर आरएनए द्वारा रीड नहीं होंगे, तो वहाँ पे चेन टर्मिनेशन होगी। रिलीज फैक्टर्स जो हैं उस चेन को आगे नहीं बढ़ने देंगे और प्रोटीन की जो इलॉन्गेशन वाला स्टेप है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तीन कोडोन जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे फर्दर इनकॉर्पोरेशन जो है अमीनो एसिड की नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए उस कोड को रीड नहीं करता और रिलीज फैक्टर जो हैं उस कोड को रीड करेंगे, इसलिए चेन वहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो ना बने। तो अगर ये नॉर्मल चेन जब बन रही है उसमें ये कोडोन आ जाए जहाँ पे लाइसिन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है प्रोटीन के, और वहाँ पे अगर म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन के कारण AAA की जगह UAA आ जाए, तो वो चेन जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। A short molecule of protein will be synthesized. उसके बाद जो नॉनसेंस म्यूटेशंस हैं, उसके बाद एक और जो म्यूटेशन होती है उसको कहते हैं हम साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशंस में न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन तो होगी, लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, वो कोड के ट्रिपलेट कोड का लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड की तो सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन जो अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो रहा है सब्स्टिट्यूशन से पहले, सब्स्टिट्यूशन के बाद भी वही अमाइनो एसिड प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होगा, इसलिए प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, उसके स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो पहला तो है न्यूक्लियोटाइड चेंज। न्यूक्लियोटाइड चेंज हुई या सब्स्टिट्यूट हुआ, बट अमाइनो एसिड नॉट चेंज्ड।
न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हुई, लेकिन अमीनो एसिड जो सब्स्टिट्यूशन के बाद इनकॉर्पोरेट होता है वो चेंज नहीं हुआ। वैलीन इनकॉर्पोरेट हो रही थी पहले, तो वैलीन ही होगी, क्योंकि थर्ड न्यूक्लियोटाइड जो है ट्रिपलेट का वो चेंज हो रहा है। तो जो ट्रिपलेट जो है हमारे पास 1 2 3 है अगर, तो सिर्फ ट्रिपलेट ही का लास्ट कोड ही चेंज, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है। 3 नंबर पहला और दूसरा जो है वो फिक्स है, इसलिए ना तो प्रोटीन के सीक्वेंस जो अमीनो एसिड का वो चेंज हुआ म्यूटेशन के बाद, ना ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आई। तो ऐसी म्यूटेशंस को हम साइलेंट म्यूटेशंस कहते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। जो ग्लाइसिन है उसका जो ट्रिपलेट कोड है वो है GGU। जो ट्रिपलेट कोड जो है अमीनो एसिड ग्लाइसिन के लिए वो है GGU। अब अगर GGU का जो थर्ड लेटर है न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए किसी भी न्यूक्लियोटाइड से, तो पहले दो जो है वो फिक्स है GG, तो अगर U की जगह A हुआ, U की जगह C हुआ, या ये ट्रिपल G हो, तो नॉर्मल जो है वो GGU है। अब जब म्यूटेशन हुई, सब्स्टिट्यूशन जब हुई न्यूक्लियोटाइड की, तो ये जो थर्ड है उसमें चेंज हुई सब्स्टिट्यूशन में, और U की जगह A आ सकता है, C आ सकता है, या G आया, लेकिन अमीनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो ग्लाइसिन ही है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। वैसे ही जो वैलीन अमीनो एसिड है उसके लिए ट्रिपलेट है GUU। अब ये जो GUU वैलीन के लिए है, तो अगर ये थर्ड जो है न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो पहले दो वही रहे और फिर U जो है वो A से सब्स्टिट्यूट हुआ, C से सब्स्टिट्यूट हुआ, या G से सब्स्टिट्यूट हुआ, लेकिन अमीनो एसिड जो है वैलीन ही होगा। तो म्यूटेशन तो हो गई, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा, क्योंकि अमीनो एसिड जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो वही रहा जो म्यूटेशन से पहले था, ना तो उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंज आई। तो ऐसी म्यूटेशंस को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशंस। फिर है म्यूटेशन रेट। अब जो म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी है जिससे वो अकर करती हैं स्पॉन्टेनियसली, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन रेट। म्यूटेशन रेट को डिफाइन करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी विद विच जीन्स म्यूटेट spontaneously। frequency with which genes mutate spontaneously। जिस फ्रीक्वेंसी से जीन जो हैं स्पॉन्टेनियसली म्यूटेट करेंगे उसको हम कहते हैं म्यूटेशन रेट। अब जनरली ये म्यूटेशन रेट जो है एक पर्टिकुलर रीजन पे, एक पर्टिकुलर लोकस पे, वो है 1 × 10⁵ to 10⁶ ये फ्रीक्वेंसी रेट है। इसका मतलब है उस पर्टिकुलर रीजन में या लोकस पर जो म्यूटेशन का रेट है वो है 1 म्यूटेशन पर 1 लाख to 1 म्यूटेशन पर मिलियन। ये फ्रीक्वेंसी रेट है। एक पर्टिकुलर लोकस पर जो म्यूटेशन हो रही है
स्पॉन्टेनियसली, उसका जो रेट है, फ्रीक्वेंसी जो है 1,00,000 में 1 से लेकर 10,00,000 में 1 जो है वो नॉर्मली होती है। कुछ लोकस जो हैं, जो रीजन्स हैं जीन्स के, वो उनकी म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। कुछ रीजन जो हैं उनमें म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बाकियों से। तो ऐसी जो रीजन्स हैं, ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ पर म्यूटेशन का रेट ज़्यादा है, उनको हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। तो हॉट स्पॉट्स वो पर्टिकुलर रीजन हुए जीन्स के, ये लोकस हुए जिनमें फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, उनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। जैसे कोविड-19 के कारण दिल्ली में जहाँ पे इस डिजीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उनको हॉट स्पॉट्स एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये जो म्यूटेशन रेट है ये किन किन कारणों से अफेक्ट होता है। एक तो है जो फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, वो हैं, तो पहला जो फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो हमारा जीनोम है, जो जीन्स हैं, उनमें एक पर्टिकुलर टाइप के जीन्स हैं, जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो वो म्यूटेशन को रेट को एनहांस करेंगे और उन जीन्स को कहते हैं म्यूटेटर जीन्स। तो जो म्यूटेटर जीन्स हैं ये क्योंकि जीनोम का पार्ट है, तो जब भी म्यूटेटर जीन जो हैं वो एक्टिव होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन का रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है वायरल फैक्टर। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि वायरसेस जो हैं, खासकर आरएनए वायरसेस, मेजॉरिटी जो वायरसेस की है वो आरएनए वायरसेस हैं। तो ऐसे वायरसेस जो हैं जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं और अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और वो डीएनए जब प्रोटीन कोट बनाएगा और उसको प्रोलिफरेट करवाएगा वायरसेस को, तो वो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो वायरसेस जो हैं जब ऑर्गेनिज्म में एंटर करेंगे तो उसके बाद वो म्यूटेशन रेट को इंक्रीज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन की इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए जो सेकंड फैक्टर है वो वायरल फैक्टर है जो कि म्यूटेशन रेट को अफेक्ट करता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो भी म्यूटेशन रेट को इंक्रीज करते हैं। उनमें कुछ केमिकल्स हैं जो खुद म्यूटाजेंस हैं, रेडिएशंस हैं, चाहे वो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं चाहे वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे एक्सरेज हैं, गैमा रेज हैं, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज हैं। तो इनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक तो टेम्परेचर जो है वो म्यूटेशंस के रेट को एनहांस करता है। दूसरा है रेडिएशंस, चाहे वो आयनाइजेशन हो या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हो। और जो केमिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, चाहे वो अल्काइलेटिंग हैं, चाहे वो कैफीन है, जो भी केमिकल्स हैं जो कि म्यूटाजेंस की तरह एक्ट करते हैं,
ये तीनों टेम्परेचर, रेडिएशंस और केमिकल्स ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन रेट को एनहांस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक और जो टाइप है उसको हम कहते हैं कंडीशनल म्यूटेशंस। अब कई बार जो है, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं और इसमें फॉरवर्ड म्यूटेशन हुई तो ये बन गया म्यूटेंट। ये नॉर्मल है और ये फॉरवर्ड म्यूटेशन से म्यूटेंट बन गया। इस केस में जो म्यूटेंट है वो अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कुछ परमिसिव कंडीशंस में ही शो करेगा, अदरवाइज वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप ही रहेगा। तो ये जो म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट फिनोटाइप जो है ये शो करेगा कब? अंडर परमिसिबल कंडीशंस। तो जो नॉर्मल कंडीशंस जो एनवायरनमेंट की हैं और चेंज्ड कंडीशंस हैं उनमें ही ये वाइल्ड टाइप म्यूटेंट के फिनोटिपिक करैक्टर्स शो करेगा, वरना वो नॉर्मल ही रहेगा हालांकि उसमें म्यूटेशन हो चुकी है। तो ऐसी म्यूटेशन को जिसमें कि जो म्यूटेंट है वो म्यूटेंट फिनोटाइप को तभी एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा ऑर्गेनिज्म में जबकि कंडीशंस परमिट करेंगी, अंडर परमिसिबल कंडीशंस। और अगर वो एनवायरमेंटल कंडीशंस परमिट नहीं कर रही हैं तो वो वाइल्ड टाइप जो है ये नॉर्मल फिनोटाइप ही शो करेंगे। एक एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस वाली, टीएस, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस जिनमें अकर करेंगी। अब जिस ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन अकर करेंगी तो अगर उस ऑर्गेनिज्म को 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा जाए तो ये म्यूटेंट तो है लेकिन ये वाइल्ड टाइप या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव रहेगा। ये प्रोटीन भी हो सकती है। अगर ये प्रोटीन जो है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस के कारण बनी है तो जब तक वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, नॉर्मल से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, तब तक ये नॉर्मली स्ट्रक्चर और फंक्शन करती रहेगी प्रोटीन। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर जो है चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज जो है वो अपर लिमिट में भी जा सकता है और लोअर लिमिट में भी जा सकता है। इसलिए म्यूटेशन तो हुई लेकिन जो परमिसिबल कंडीशंस एनवायरनमेंट की हैं तो ये जो है नॉर्मल फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगी और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो ये प्रोटीन जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो बंद कर देगी। तो ऐसे म्यूटेशंस जो किसी भी कारण हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म में हो चाहे किसी प्रोटीन में हो, एंजाइम में हो, तो म्यूटेशन तो हो गई लेकिन वो नॉर्मल की तरह बिहेव तब तक करेगी जब तक उसको नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगी। और जब वो कंडीशंस अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में चली जाएंगी नॉर्मल से तो वो फिर बिहेव करेंगी म्यूटेंट की तरह। तो वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट में अदला बदली होती रहेगी। जब आप एक कंडीशन देंगे तो वो वाइल्ड टाइप हो सकती है, जब दूसरी कंडीशन देंगे तो वो म्यूटेंट हो सकती है। लेकिन म्यूटेंट वाली कंडीशंस को अगर आप चेंज करते हैं
नॉर्मलाइजेशन की तरफ, तो वो म्यूटेट तो है लेकिन वो वाइल्ड टाइप की तरह ही बिहेव करेगा। ऐसी म्यूटेशंस को हम कहते हैं कंडीशनल म्यूटेशंस।